नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जल स्टार्ट करने वाले हैं। जल, पानी, वाटर, ये तो आपने सुना ही होगा। अब दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम जानने वाले हैं कि जल और पानी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर इंग्लिश की बात करें तो वाटर ही वाटर होता है, जल ही वाटर है, पानी ही वाटर है, वाटर ही वाटर है। मतलब वाटर जो है, इंग्लिश जो है वो जल और पानी में अंतर नहीं बता सकती, लेकिन हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो जल और पानी में अंतर बता सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि जल और पानी में क्या डिफरेंस होता है। अब दोस्तों, एक शब्द तो है जल और दूसरा शब्द है पानी। अब आपको तो सिंपल सा पता चल रहा होगा कि जी जल भी जल है, पानी भी पानी है, तो दोनों में अंतर क्या है। फिर चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने नाम तो सुना होगा गंगा जल। क्या आपने कभी ऐसा सुना है गंगा का पानी? बिल्कुल सुना होगा। तो गंगा का पानी, गंगा का जल। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर हम देखें कि हम अगर कलश में जल डालते हैं या पानी डालते हैं, तो सिंपल सी बात, हम कलश में जल डालते हैं। तो दोस्तों, जो जल होता है वो पवित्रता से रिलेटेड शब्द होता है। अब आप पकड़ रहे हैं मेरी बात? जल पवित्रता, और पानी जो होती है वो पानी का मतलब अपवित्रता नहीं होता। ये जो है ये किस चीज़ को शो करता है? नॉर्मल। ठीक है, चाहे वो पवित्र है, चाहे मतलब पवित्र है तो उसको क्या बोलेंगे? जल बोलेंगे। लेकिन अगर वो अपवित्र है या सिंपल पीने वाला पानी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पानी बोलेंगे। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जल क्या होता है। ये जल जो है पवित्रता का स्रोत होता है। देखिए हिंदी कितनी ग्रेट सी लैंग्वेज है कि दोनों में अंतर हमें बता दे रही है। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है? जल। अब दोस्तों, बिल्कुल इसी पानी के बारे में, इसी जल के बारे में हमने पढ़ना है। अब इसको सिर्फ पवित्र जल को नहीं पढ़ना है, सारे जल को हमें पढ़ना है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जो आपको 4th चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा था कि वर्षा आती है। वर्षा बनती कैसे है? सबसे पहले नीचे से ही पानी वाष्पित होकर के जाता है, ऊपर जा करके वो पानी बादल बनता है। फिर वो बादल इकट्ठे होते हैं, बादल भारी होते हैं। फिर जो वो बादल भारी होते हैं उनमें छोटी छोटी बूंदें जो नीचे आते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? वर्षा कहते हैं। और गर्मी के दिनों में हम उसी वर्षा में नहाते भी हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए, अब जो है जल जो है, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पर स्थिर नहीं है। जल ऊपर जाता है, ऊपर बादल बनता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। मतलब जल जो है वो चलता रहता है। और ये जो जल ऊपर नीचे होता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं जल चक्र। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा चैप्टर का वो है कि जल चक्र क्या है। कि जल चक्र क्या है। तो हम इसको एक डायग्राम से सोचते हैं कि सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास, मान लीजिए बर्तन नहीं है, ये एक तालाब है। चलिए क्योंकि बोर्ड है तो इस पर छोटा ही बना पाएंगे हम। तालाब के बाद ये मान लीजिए कि थोड़ी सी धरातल है। धरातल के बाद मान लीजिए कि एक पहाड़ है। चलिए सिंपल सी बात, ये कोई जल राशि है, कोई भी समुद्र है, कोई भी सागर मान लीजिए, तालाब मान लीजिए, कुछ भी। अब दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि जलवाष्प ऊपर जाती है। तो आप क्या कहेंगे? यू एरो का निशान लगाएंगे और क्या कहेंगे कि जलवाष्प जो है वो ऊपर जा रही है। अब जलवाष्प गर्म होकर के ऊपर जाएगी, ऊपर जा करके वो क्या बना देगी? ऊपर जाके वो क्या बना देगी? जल बूंदों का समूह। अभी तक बादल नहीं बना है, जल बूंदों का समूह बना है। अब ये जल बूंदों का समूह अगर किसी पहाड़ से टकरा गया तो वो क्या हो जाएगा? वो संघनित होकर क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। अब बादल बन गया तो बादल भारी हो जाएगा, या फिर यही मान लीजिए, ये ही हम बादल ले लें। तो ये जो बादल है पहाड़ से टकरा करके यहाँ पर क्या कर देगा? यहाँ पर ये वर्षा कर देगा। अब जब यहाँ पर पहाड़ पर वर्षा आएगी तो यहाँ पर क्या होगा? जो नदी होगी वहाँ पर पानी आएगा, और वो नदी क्या कर देगी? यहाँ पर आकर के नदी वापस से समुद्र में पानी डाल देगी। अब जो पानी था वो गया कहाँ से? यहीं से गया और घूम फिर के वापस कहाँ आ गया? इसी में आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो सिंपल सी बात कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल चक्र किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? फटाफट से हम नोट करते हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है।
अब जल तो वाष्पित हो गया, अब उस जल जो वाष्प बनी है उसका होगा क्या? तो सिंपल सी बात है, ये जल वाष्प ऊपर जा करके ठंडी होकर के संघनित होकर के क्या बना लेती है? बादल बना लेती है। तो ये जल वाष्प ऊपर जाकर या वायुमंडल में जाकर, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडी होकर संघनित होकर बादल बना लेती है। चलिए एक चीज क्लियर हो गई कि ये क्या बन गए, कहाँ तक पहुंच गए हम? बादलों का रूप ले लेते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि ये बादल वर्षण के रूप में, अब ये बादल किसके रूप में? बादल पूरा का पूरा नहीं आता है, बादल जो है वो क्या है? बूंदों का समूह है। और ये बूंदों का समूह जो है वो किसके रूप में नीचे आएगा? वर्षण के रूप में। ये बादल वर्षण के रूप में जल बूंदों को वापिस धरती पर गिरा देता है। अब वापिस धरती पर गिरा देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार एक चक्र बनता है, इस प्रकार एक चक्र बनता है जिसमें जल लगातार गतिशील रहता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। तो आप फाइनली इसको फाइनलाइज कर दोगे अपने आंसर को कि इसे क्या कहते हैं? इसे जल चक्र कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे, समझ आ गया हमारे। अब दोस्तों जल चक्र का तो हमें पता चल गया। तो इस तरह से ये जो जल है वो चलता रहता है और जल चक्र है। अब फ्रेंड्स हमें इतना जो है क्लियर हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब दोस्तों अगर जल की बात करें तो जल हमारे पास दो रूपों में होता है। इतना क्लियर हो गया? अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ? जल की तरफ, कि जल किन किन रूपों में हमारे पास है। तो दोस्तों एक तो ये जल है जो यूं चक्कर लगाता रहता है, जो नहरों द्वारा या समुद्र द्वारा हमारे पास पहुंचता है। और समुद्रों में अगर हम देखें तो जो जल है वो खारा होता है। तो सिंपल सी बात कि जो हमारा जल होता है वो हमारे पास, देखिए ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि जल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मीठा जल या पीने योग्य जल, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है वर्षा से। वर्षा से कह दें तो नदियों में जो पानी आता है वो वर्षा से आता है, तो नदियों का पानी पीने योग्य होता है, मीठा होता है। दूसरा जो जल है वो है लवणीय जल। लवणीय जल, अब ये जो लवणीय जल होता है दोस्तों ये समुद्रों में पाया जाता है और ये जो है ये पीने के योग्य नहीं होता है, ये जो है खारा या नमकीन होता है। अब देखिए ये तो सिंपल मीठा होता है, ये तो शुद्ध जल होता है, सिंपल जल होता है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो है ये लवणीय जल होता है और खारा या नमकीन होता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो जल होता है वो खारा या नमकीन क्यों होता है? अब सिंपल सी बात है कि आप सब्जी खाते हैं या आप कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी सैलेड खाते हैं तो वहाँ पर नमक डालते हैं तभी तो वो नमकीन होती है। तो सिंपल सी बात कि अगर ये जल नमकीन है इसका मतलब इसमें नमक होगा और नमक का मतलब क्या होता है? NaCl। तो सिंपल सी बात अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अब क्वेश्चन इस पर क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि समुद्रों का जो जल है वो लवणीय क्यों होता है या समुद्रों का जल जो है वो खारा या नमकीन क्यों होता है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है इसलिए नमकीन होता है। ये कैसा क्वेश्चन है? जल जो होता है, कौन सा जल? समुद्री जल। समुद्रों का जल नमकीन क्यों होता है? तो इसका आंसर हम क्या देंगे? समुद्रों का जल नमकीन होता है क्योंकि समुद्रों में अत्यधिक मात्रा में नमक या
NaCl पाया जाता है। इसीलिए समुद्रों का जल नमकीन होता है। बहुत ही सिंपल, नमकीन होता है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। और दोस्तों आपको पता होगा कि नमक बनाया कैसे जाता है। तो ये जो समुद्रों का पानी होता है उसको जो है बाहर निकाल करके सुखा दिया जाता है, यानी रख दिया जाता है। कुछ इस तरह से होता है कि समुद्रों का जल जो है इस गड्ढे में भर के रख दिया जाता है। अब जब सूर्य पड़ेगा इसके ऊपर तो यहाँ की जो बूंदें होंगी, यानी यहाँ का जो पानी होगा वो तो जलवाष्प के रूप में उड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। और यही नमक थैली में पैक करके किसी फैक्ट्री में ले जा करके इसको संशोधित किया जाता है। संशोधित कर करके और जो पैकेट्स बना करके हमारे घरों तक ये पहुंचा दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से नमक बनता है। तो नमक का सोर्स क्या है, यही जो समुद्र है, यही तो नमक के सोर्स है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारी बात कहाँ पर आ गई, समुद्रों पर आ गई। तो अब हम समुद्रों की स्टडी करते हैं, महासागरों की स्टडी करते हैं कि महासागर, अगर आपने कभी बीच घूमा हो या मूवीज में अगर आपने बीच को देखा हो तो आपने देखा होगा कि समुद्र की जो लहरें हैं वो लगातार गतिशील रहती हैं, लगातार वो जलती रहती हैं। तो हमें यहाँ पर यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने वाले हैं। तो हम सिंपल सी बात, जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, महासागर की गतियाँ। अब आप कहेंगे कि चैप्टर का नाम तो था जल और हम पढ़ रहे हैं महासागर। तो सिंपल सी बात, महासागर की गति, महासागर खुद तो हिलता नहीं है, महासागर में कौन होता है, जल ही तो हिलता है। इसका मतलब हम जल की गतियां ही स्टडी कर रहे हैं। चलिए महासागर की बात करते हैं। तो दोस्तों महासागर की अगर बात करें तो महासागर में 3 तरह की गतियाँ होती है। पहली जो गति है वो है तरंगे। तरंगे कह दें, सुनामी कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन फिलहाल हम इसका एक जो नाम है वो देख लेते हैं, फिर इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। पहला जो नाम है वो है तरंगे। तरंगे सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोई पत्थर पड़ा है, अब समुद्र के बीचों बीच कोई पत्थर है, उधर से लहर आ रही है तो वो क्या करेगी, इससे टकराएगी और यूं ऊपर उछलेगी, ऊपर उछल के वापस यहीं पर गिर जाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर वापस आएगी, इससे टकरा करके फिर उछल के वापस गिर जाएगी। तो इस तरह की जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। चलिए इतनी चीज़ तो हमें क्लियर होगी, हालांकि इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, दूसरा जो गति है वो है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जो है किसकी वजह से आता है, चंद्रमा और सूर्य की वजह से आता है। और दिन में एक बार आता है, एक बार ज्वार आता है, एक बार भाटा आता है। वो कैसे आता है, क्या होता है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तीसरी अगर चीज़ पढ़े, तरंगे पढ़ ली, ज्वार भाटा पढ़ ली, और ज्वार भाटा के बाद तीसरा जो है वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। अब महासागरीय धाराएं जो है वो कैसे उत्पन्न होती हैं, तो सिंपल सी बात है कि महासागरीय धाराएं कैसे होती हैं कि मान लीजिए कि धरती के नीचे कोई हलचल हो गई, धरती के नीचे कोई हलचल हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मान लीजिए ये एक समुद्र है, देखिए समुद्र जो है इस तरह से दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि एक समुद्र है, समुद्र के नीचे यहाँ पर मान लीजिए कि इस क्षेत्र में जो है भूकंप आ गया। अब इस क्षेत्र में अगर यहाँ पर भूकंप आ गया तो इसका जो जल है वो इस तरह से हिलेगा, यहाँ का जल हिलेगा, इसका मतलब आसपास का क्षेत्र भी हिलेगा। तो ये जो जल है ये पूरे समुद्र के जल को हिला देगा और कौन सी धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, महासागरीय धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तीनों गतियाँ होती तो हैं समुद्र में। अब इनको एक एक करके बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट की हम बात करें तरंगों की, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी तरंगों की, कि सिंपल सी बात, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। सिंपल सी बात कि मान लीजिए कि जल की धारा इस तरह से आ रही थी, यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा था, ये इससे टकराएगी, ऊपर उछलेगी और वापस यहाँ पर गिरेगी। अब पीछे से जो भी जल आएगा वो यहाँ पर एक बार टकराएगा, उछलेगा, गिरेगा, टकराएगा, उछलेगा, गिरेगा, टकराएगा, उछलेगा, गिरेगा। तो ये उछलने और गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं। यानी इसकी इस प्रकार की जो गति होती है इन्हें क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 क्वेश्चन हो गए थे, 3 क्वेश्चन जो था, तीसरा क्वेश्चन कि तरंगे क्या होती हैं, तो इसका आंसर आप फटाफट से लिखेंगे कि जब महासागरीय सतह पर
महासागरीय सतह पर लगातार जल उठता व गिरता है तो इस प्रकार की गति को महासागरीय तरंग कहते हैं। अब दोस्तों इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप कोई भी तालाब, आपके जो भी आपका गांव या शहर जहाँ भी आप हैं वहाँ पर कोई भी तालाब हो, या फिर आप किसी बर्तन में पानी भर के उसमें कोई कंकड़ या पत्थर डाल के फेंक के देखिएगा जोर से, तो आपको एक हलचल सी पैदा होगी कि मान लीजिए कि इस तरह का आपने बर्तन लिया, यहाँ पर अगर आप कंकड़ डालते हैं तो यहाँ से यूं जो है जल जो है वो ऊपर नीचे यूं फैलेगा। तो ये जो है ये क्या है, किस प्रकार की जो मोशन है ये है तरंगों के रूप में मोशन। बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए यहाँ एक पत्थर पड़ा है, इधर से कोई जलधारा आ रही है, वो इससे टकरा करके जल एकदम ऊपर उछलेगा, ऊपर उछल के वापस यहाँ गिरेगा, तो इसमें कुछ इस प्रकार की गति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर गति होगी जल की, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि भूकंप आ गया या किसी और वजह से ये जो तरंग है ये बहुत ऊपर उठ जाती है, ये जो तरंग है ये बहुत ऊपर उठ जाती है और बहुत स्पीड से और बहुत ऊंचाई तक यूं जो है चलने लगती है। अब मान लीजिए कि ये तो थोड़ा सा आया, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जल आया और यूं टकरा करके वापस चला गया। अब ये वापस जाएगा तो क्या करेगा, बहुत ऊंची, अगर बहुत ऊंची कोई तरंग चल पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो जो है तरंग जो चलेगी वो आसपास के एरिया को डुबा देगी, क्योंकि ये जब वापस जाएगी तो पहले तो यहाँ तक जल स्तर था, ये टकरा करके जब वापस जाएगी तो इतनी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगी, इतनी ऊंचाई बढ़ जाएगी तो मान लीजिए पहले इस तरह से, मान लीजिए कि इसका तट इस तरह से था, तो इसके जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर तो क्या आ जाएगी, वहाँ पर सुनामी आ जाएगी। तो तरंगों की वजह से अगर तरंगें बड़ी हो जाएं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, वो क्या होगा कि सुनामी किसे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब तरंगें बहुत ऊंची उठ जाती हैं तो वो सुनामी का रूप ले लेते हैं और ये जो है भयंकर तबाही ला सकते हैं। तो सिंपल सी बात हमने पढ़ ली कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार का मतलब होता है ज्वालामुखी फटना या जल के नीचे भूस्खलन के कारण। जल के नीचे भूस्खलन का कारण मतलब कि भूस्खलन का मतलब होता है कि जो नीचे की ज़मीन है वो हिल गई है और वो एक जो हिस्सा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है। भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। अब नीचे इतनी हलचल होगी तो ऊपर का जल बहुत ज्यादा विस्थापित हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। तो हमने देख लिया कि जब तरंगें बहुत बड़ी हो जाएंगी तो वो सुनामी का रूप ले लेती हैं। और ये जो सुनामी है वो काफी वेग से भी गति करती है। ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। मतलब हम किसी तरंग को सुनामी की कैटेगरी में तभी रखेंगे जब उसकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होगी। तो चलिए दोस्तों, सुनामी के बारे में हमने पढ़ लिया, तरंगों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ज्वार और भाटा क्या होते हैं। दिन में एक बार ज्वार आता है, एक बार भाटा आता है। और हमने ये भी पढ़ा कि ये किसकी वजह से होता है, ये चांद और सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चलिए ये देखते हैं ज्वार और भाटा। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी जो महासागर की गति है वो है ज्वार भाटा। अब दोस्तों ज्वार भाटा क्या होता है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि चाहे पृथ्वी को देख लें, चाहे वर्ल्ड का कोई भी पिंड ले लें, तो कोई भी पिंड लें, प्रत्येक पिंड में एक बल पाया जाता है, एक शक्ति पाई जाती है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। और ये जो शक्ति है, ये जो गुण है, वो क्या करता है, दूसरे पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे हम सेब वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी पेड़ है, उससे कोई भी सेब गिरता है अगर, तो वो किसके ऊपर गिरता है, धरती के ऊपर गिरता है, वो ऊपर की तरफ नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि धरती उस सेब को आकर्षित करती है। और इसका कारण हम क्या बोलते हैं, इसका कारण है कि पृथ्वी में क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अब पृथ्वी में पाया जाता है, इसका मतलब वो चंद्रमा और सूर्य में भी पाया जाता है, क्योंकि वो तो प्रत्येक पिंड में पाया जाता है। वैसे देखिए, पाया तो हर चीज में जाता है, लेकिन उसके
के द्रव्यमान पर वो निर्भर करता है। अब छोटी चीज़ों का द्रव्यमान थोड़ा होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल भी थोड़ा होता है। लेकिन पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की बात करें तो वो तो बहुत बड़े बड़े पिंड है, तो उनका अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो क्या करते हैं कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा जो है वो काफ़ी पृथ्वी के पास है, तो इसलिए हम चंद्रमा की स्टडी करते हैं। अब चंद्रमा जो है वो क्या करता है, पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें उनको अपनी तरफ खींचता है। इधर से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उनको नीचे की तरफ खींचता है। अब पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना बड़ी, आपको पता है, इसका मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब पृथ्वी इसको ज़्यादा खींच लेगी। लेकिन दोस्तों जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है उसका धरती की धरातल वाले भाग पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जल वाला हिस्सा है उस पर फर्क ज़रूर पड़ता है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का जल वाला हिस्सा है, तो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो धरातल वाले हिस्से पर तो कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, लेकिन वो जल पर प्रभाव जरूर डाल देता है। अब वो क्या करते हैं, वो जल को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचता है। अब जल को जब अपनी तरफ खींचेगा तो जल ऊपर उठेगा। जब जल ऊपर उठेगा तो इस जल के ऊपर उठने को ही क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ज्वार। सिंपल सी बात, जल ऊपर उठेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, ज्वार। आप नोट कर लीजिए कि जल अगर ऊपर उठेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे ज्वार कहेंगे। अगर जल, अब देखिए कुछ देर के बाद क्या होता है कि अब जब ये चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के पास आए थे तब तो क्या था कि जल ऊपर उठा, यानी पास आएंगे तो बल बढ़ेगा, जल ऊपर उठेगा। अब ये क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद, यानी दिन में 2 बार, एक बार ज्वार एक बार भाटा आता है, तो दिन में एक बार ये सबसे नज़दीक आते हैं, एक बार ये सबसे दूर जाते हैं। अब जब ये दूर जाएंगे तब क्या होगा कि ये जो जल ऊपर उठा था ये वापस नीचे आ जाएगा। अब ये जल वापस नीचे आ जाएगा, वापस से नीचे बैठ जाएगा, तो जल का जो नीचे आना है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे भाटा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ज्वार और भाटा एक के बाद एक आते हैं, एक दिन में एक बार ज्वार आता है, एक बार भाटा आता है। अब इन ज्वार और भाटे की वजह से जो तट है समुद्र का उस पर क्या फ़र्क पड़ता है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। अब दोस्तों समुद्र का जो तट होता है वो इस तरीके से होता है, दोनों तरफ समुद्र का तट जो है वो इस तरह से उठा हुआ होता है, और यहाँ पर जो है इस तरह का तट होता है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। मान लीजिए कि हमारा जो जल है वो समुद्र का इस तरह से यहाँ तक रहता है, ठीक है। अब फ्रेंड सिंपल सी बात है कि जो समुद्र का तट होता है वो यहाँ पर तटों पर क्या होता है, ऊंचाई होती है और बीच में जो है वो गहराई होती है। इतनी चीज़ हमें क्लियर है। अब जैसे ही ज्वार आता है तो जल ऊपर उठेगा। अब जल ऊपर उठेगा तो यहाँ से जब यही होता जल उतना ही है, बस जल पहले तो क्या होते हैं, जल के कण जो है वो बहुत पास पास होते हैं, और जब ज्वार आता है तो जल के कण दूर हो जाते हैं, मतलब ऊपर उठने लगते हैं। जब जल ऊपर उठेगा तो यूं तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ से ऊपर उठेगा, जल तो यहाँ से इधर भी जाएगा और यहाँ से इधर भी जाएगा, मतलब जल जो है यहाँ तक आ जाएगा। यानी अगर तटों की बात करें तो पहले जल यहाँ तक था, अब जल कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो दोस्तों जब ज्वार आता है जल ऊपर उठता है और जल क्या होता है, किनारों की तरफ आगे चला जाता है। तो सिंपल सी बात कि अगर हम ज्वार के बारे में लिखना चाहें कि ज्वार कौन सी होती है, चलिए ज्वार भाटा तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, लेकिन ज्वार क्या होता है, तो सिंपल सी बात कि जल का ऊपर उठकर अब तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है। ये चीज़ हमें पता चल गई कि ऊपर उठेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। अब दोस्तों जब वो दूर चली गई तो जल क्या है, वापस नीचे आएगा। अब जल जब वापस नीचे जाएगा तो जल क्या होगा, नीचे होगा और वापस से जो है पीछे चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, भाटा। तो हम भाटा को कैसे परिभाषित करेंगे, सिंपल सी बात कि जल के स्तर का नीचे गिरना व पीछे हटना। अगर हम यहाँ पर तट पर खड़े हैं तो हमें क्या लगेगा कि जल पीछे जा रहा है, दैट मीन्स जल का नीचे गिरना व पीछे हटना भाटा कहलाता है।
अब हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, सिंपल सी बात कि ज्वार भाटा क्या है, चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण। आकर्षण शक्तियाँ कौन सी, गुरुत्वाकर्षण वाली, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है हम चैप्टर में समझेंगे, साइंस में हम समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। चलिए, अब ज्वार क्या है, जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है, और भाटा क्या है, जल के स्तर का नीचे गिरना व पीछे हटना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ज्वार भाटा जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वो किसकी वजह से होता है, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण। ज्वार क्या होता है, जब जल ऊपर उठता है तो वो किनारों की तरफ बाहर बढ़ेगा, उसको ज्वार कहेंगे। जब भाटा आता है तो क्या होता है, जल नीचे गिरता है, जल नीचे गिरता है तो वो पीछे हटता है, पीछे हटता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, भाटा कह देते हैं। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। आज हमें समझ आया एक्चुअल में कि ज्वार भाटा क्या होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी गति की, महासागरीय धाराएं। अब दोस्तों, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तीसरी जो है दोस्तों वो है महासागरीय धाराएं। अब दोस्तों, जो महासागर है, कोई भी समुद्र है, तो वहाँ पर कुछ जल धाराएं होती हैं, मतलब जल की ऊपर की सतह जो होती है उसको हम जल धारा बोलते हैं। तो जल की कुछ धाराएं होती हैं जो फिक्स होती हैं, कि वो नियमित रूप से चलती रहती हैं और किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र है, तो उसमें अगर इस डायरेक्शन में कोई जलधारा चलती है तो वो लगातार इस डायरेक्शन में चलती रहेगी। लगातार इस डायरेक्शन में पहले इधर जाएगी, फिर वापस से आएगी, या इस डायरेक्शन में जो है चलती जाएगी। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी गोल है, तो इधर से चलेगी, फिर घूम करके पूरा वापस आएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। तो निश्चित दिशा में नियमित रूप से, मतलब लगातार चलती रहती हैं, तो ऐसी जलधाराओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी जलधाराओं को हम महासागरीय जलधाराएं कहते हैं, या महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो सिंपल सी बात हमें कि महासागरीय धाराओं की डेफिनेशन क्या होगी, कि निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, ध्यान से समझिएगा, कि किसी निश्चित दिशा में महासागर की सतह, जो महासागर की सतह है पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं, दिशा में महासागर की सतह पर नियमित रूप से, नियमित मतलब लगातार, नियमित रूप से बहने वाली जलधाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब ये तो हमें पता चल गई कि महासागरीय धाराएं क्यों क्या होती है, ये तो हमें समझ आ गया। अब ये क्यों होती है, ये हमारे को समझना यहाँ पर ज़रूरी है। अब दोस्तों, जब भी हम किसी गैस स्टोव पर, किसी बर्तन में, अब ये बर्तन है, ये समुद्र नहीं है, ये जो है बर्तन है, इसमें मान लीजिए कि हमने पानी रख दिया और नीचे जो है हमने इसके नीचे जो है किसी भी तरह से इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, नीचे सबसे पहले क्या हो गया कि ये जो नीचे के कण हैं वो गर्म होंगे। अब ये जो नीचे के कण जो गर्म हो रहे हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, यानी नीचे जो गर्म है वो किसकी तरफ आ रहे हैं, ठंडे की तरफ। अब यहाँ से जब जगह खाली होगी तो ऊपर के जो कण हैं वो कहाँ जाएंगे, नीचे। और इस कंडीशन में अगर आप छोटा कागज का टुकड़ा इस बाउल में डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर है तो वो नीचे जाएगा, नीचे से वापस ऊपर आएगा, क्योंकि जब वो ऊपर है तो ठंडा जल नीचे जा रहा है तो वो उसके साथ नीचे चला गया। अब नीचे से जब वो गर्म हो गया तो वो गर्म जल ऊपर आ रहा है तो वो फिर कागज़ का जो टुकड़ा है वो वापस ऊपर आएगा। अब इस तरह से अगर आप किसी कागज़ के टुकड़े को देखें तो वो इस तरह से जो है गति करता रहेगा, मतलब घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। तो महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी वजह से उत्पन्न होती हैं। वो कैसे, अब देखते हैं। तो फ्रेंड, सिंपल सी अगर हम बात करें तो ये है हमारी धरती, ये है हमारी धरती। अब धरती के बीच में जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं, सिंपल सी बात, विषुवत रेखा। और दोस्तों, सूर्य जो है ज़्यादातर, क्योंकि अब
पृथ्वी इस तरह से, ये सूर्य है, ये सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो सूर्य किसके सामने रहता है? ऑलमोस्ट इस विषुवत जो रेखा है इसके सामने रहता है। मतलब यहाँ पर तापमान हमेशा क्या रहता है? यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है और यहाँ पर तापमान कम रहता है। ध्यान से समझिएगा, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों ये महासागरीय धाराएं होती हैं और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, क्यों ये लगातार चलती रहती हैं। तापमान कम है, तापमान कम है, तापमान ज़्यादा है। अब सिंपल सी बात हमने देखा कि अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो किसकी तरफ बढ़ेगी? ठंडी की तरफ। अब यहाँ पर जो समुद्र होंगे उसका पानी जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा? या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। चीज़ हमें क्लियर हो गई। और जो ठंडा जल है वो कहाँ आएगा? ये इधर से इधर आएगा, क्योंकि वो गर्मी की तरफ आता है। जो ठंडी चीज़ है वो किधर जाती है? गर्म होने के लिए वहाँ जाती है जहाँ पर गर्मी है। और जो गर्म चीज़ है वो कहाँ जाती है? वो अब गर्म हो चुकी, वो कहाँ जाएगी? ठंडे की तरफ जाएगी। और दोस्तों जो ये बीच में है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो कॉर्नर्स पर ऊपर नीचे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। ऊपर वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले ध्रुव को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो जलधारा बीच में से उधर जा रही है ये क्या है? गर्म जलधारा है। गर्म है क्योंकि यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ से गर्म जलधारा उठ करके ठंडे की तरफ जाएगी। और ये जो है ये क्या है? ठंडी जलधारा। तो सिंपल सी बात है कि महासागरीय धाराएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं। अब इनकी डायरेक्शन आप ही बताएंगे मुझे। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है गर्म जलधाराएं और दूसरी जो है वो है ठंडी जलधाराएं। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं। गर्म जलधाराएं किधर जा रही है? ध्रुवों की तरफ जा रही है। तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि गर्म जलधाराएं कहाँ से कहाँ जा रही है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं। और ठंडी जलधाराएं आपको दिखाई दे रहे हैं, ठंडी जलधाराएं कहाँ से कहाँ जा रही है? ध्रुवों से तापमान जहाँ पर ज़्यादा यानी विषुवत रेखा पर जा रही है। तो सिंपल सी बात कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती है और जो ठंडी जलधारा है वो ध्रुवों से किधर जाती है? विषुवत रेखा की तरफ। तो फ्रेंड्स बाकी के जो कहीं भी हम अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम रट्टा मारते हैं, हम क्रैम करते हैं ये चीज़ें कि जो हम रट्टा मारते रहते हैं कि गर्म जलधाराएं जो हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं। बट यहाँ पर हमने समझ लिया। अगर ये आपको याद भी नहीं रहता है तो आप इस डायग्राम को बना करके ये चीज़ें जो है अच्छे से याद कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। चलिए महासागरीय धाराएं हमें समझ आ गई। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि जल अगर हम पढ़ रहे हैं तो जल में तो मछलियाँ भी रहती हैं। अब मछलियाँ भी रहती हैं, अब मछलियाँ कहाँ रहेगी? अब उनसे मछलियों से पूछा गया कि आप बताइए आप ठंडे इलाके में रहेंगे या आप गर्म इलाके में रहेंगे? तो वो कहते हैं जी सिंपल सी बात है, ना तो हम ज़्यादा गर्म इलाके में रहेंगे ना हम ज़्यादा ठंडे इलाके में रहेंगे, हम तो वहाँ रहेंगे जहाँ पर बीच बीच का हो, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो। मतलब यहाँ पर इधर से ठंडी जलधाराएं आ रही हैं, इधर से गर्म जलधाराएं आ रही हैं। ये जलधाराएं जहाँ पर मिलेंगी, अब इधर से गर्म नीचे और ठंडी ऊपर, तो ये जलधाराएं जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होंगी। मछलियाँ ज़्यादा होंगी तो मछलियों को अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछलियाँ, समुद्री जीव जो होते हैं। तो सर्वाधिक मत्स्य कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा गर्मी में रहना पसंद करेंगे ना ज़्यादा ठंड में रहना पसंद करेंगे। तो आपको सिंपल सी चीज़ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है कि विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कौन सा माना गया है? कि विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कौन सा माना गया? तो सिंपल सी बात, वो क्षेत्र जहाँ पर गर्म जलधाराएं व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या है? विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखवाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है कि सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र जो है विश्व में कहाँ पाया जाता है। तो जहाँ पर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है सर्वाधिक। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं
कि एक क्वेश्चन आपको है, मैचिंग टाइप का एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, तो वो भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मिलान करें। आपको इधर कुछ चीज़ें, कुछ नाम दिए गए हैं, अब आपको बतानी है कि वो है क्या, एक्चुअल में है क्या वो। चलिए, अब सबसे पहले आपसे पूछा गया है कैस्पियन सागर, आपको इन चीज़ों का उधर मिलान करना है। चलिए, सबसे पहला है कैस्पियन सागर। अब इसके नाम के पीछे सागर लगा है तो हमें क्या लगता है कि कैस्पियन सागर क्या होगा, एक महासागर होगा। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों कैस्पियन सागर जो है वो एक झील है जो कि एशिया में पड़ती है। तो जो कैस्पियन सागर है वो क्या है, एक विशालतम झील है। तो इसका मैच इसके साथ कर देंगे। फर्स्ट कर दिया। अब सबसे लास्ट में आ जाते हैं हम एक बार। सुनामी अगर देखा जाए तो सुनामी क्या होते हैं, तरंगों का ही एक प्रकार होती है, लेकिन ऐसी तरंगे जो भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से उत्पन्न होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सुनामी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखा तीव्र भूकंपी तरंगे, तो हमने इनको भी मैच कर दिया। चलिए, ये दोनों तो मैच हो गए। अब इनकी बात करें, लैब्राडोर जलधाराएं और गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं, तो इनका आपको याद रखना पड़ेगा कि गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं जो है वो गर्म जलधाराएं हैं और लैब्राडोर जो है वो क्या है, शीत जलधाराएं हैं, यानी ठंडी जलधाराएं हैं। यानी जो गर्म जलधारा है वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, ऊपर और नीचे। ओके, जो शीत जलधाराएं हैं वो ध्रुवों से किसकी तरफ चलती हैं, विषुवत रेखा की तरफ। तो ये था हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमें अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको सब चीज़ें जो हमने पढ़ी वो क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।